अपने ओज को आगे लाएं, अंगन्यास वगैरह करें, आप चमकोगे। और अपने एक विषय पर जीवन को खपा दें, देखिए आनंद आएगा। उसी विषय में से वो ठंडा नीर निकलेगा कि दुनिया कहेगी कुछ है। इसी के साथ मैं ये कहानी समाप्त करता हूं, क्योंकि अब मूल कार्य शुरू होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरी बकवास को इतनी देर आपने सुना, समझा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बंधुओं, हम अपने मूल इस मंच के उद्देश्य की ओर आते हैं। चूंकि एक लाइन और बोल लूं फिर मंच की ओर आऊं, आवश्यक बात है। बाबा, ये मंच आपका है, ये मंच हमारा है। एक बहुत छोटी सी बात करता हूं। कल बहुत सारी बातें हुई, किसी ने बोली थी, मैं आधी लाइन में ख़त्म करता हूं। आज भोपाल या इंदौर या उज्जैन किसी भी मीडिया में ये छपे कि ज्योतिषियों ने ये गलत किया, क्या आपको शर्म नहीं आएगी? यदि आपसे कोई बोले कि आप कहाँ गए थे, बोले हम उस आयोजन में गए थे, और कोई बोले अरे वो कोई आयोजन है क्या, वहाँ तो ये गलत हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपके परिवार में आपका बच्चा, आपका पड़ोसी या आपके मोहल्ले का व्यक्ति अगर ये कहे कि अरे ज्योतिषी काहे के, वो तो ऐसे हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? किसी को, जिसको अच्छा लगे उंगली उठाओ। यदि आपका पड़ोसी बोले कि ज्योतिष, अरे ज्योतिषी तो ऐसा करते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं अपनी बात करता हूं, और ऐसे कई विद्वान हैं। हमारे आदरणीय विद्याभूषण सिंह जी कहते हैं मुझे अब कोई लालसा नहीं है, सिर्फ आप ज्योतिष को प्रोग्रेस करिए। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा इस कार्यक्रम का, मेरा भले ही नहीं जाए, लेकिन इस आयोजन का मैसेज बहुत अच्छा जाए। हम जब निकलें तो हमें लोग कहें कि क्या बात है, क्या आयोजन होते हैं, क्या विद्वान इकट्ठे हुए, क्या गरिमा थी, क्या शालीनता थी, क्या धैर्य था, चमक रहा था विद्वानों से मंच, और मंच के सन्मुख हॉल। तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी गरिमा बढ़ेगी। तो मेरा सभी विद्वानों से शुभारंभ करने से पहले एक अनुरोध है कि आज हम सब भूल जाएं, सब कुछ भूल जाइए, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या चाहिए, लेकिन एक लालसा ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, जिस कार्यक्रम में बैठे हैं, उस कार्यक्रम की जो खुशबू निकले, जो इसकी सुगंध निकले, वो इतनी दूर तक फैले, इतनी मनमोहक हो कि ये सारी जनता मोहित हो जाए और ज्योतिषियों की शरण में आ जाए। जय ज्योतिष। अब हम विधिवत इस मंच को शुभारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं पंडित आचार्य विनोद शास्त्री जी मुंबई, कृपया आप मंच पर पधारें। पंडित CR शर्मा गौतम जी भोपाल, बोल दिया। डॉक्टर रामशंकर तिवारी जी यदि उपस्थित हैं और आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे परम सम्मानीय श्री विद्याभूषण जी कृपया मंच पर पधारें। महंत जुगल बाबा जी, बाबा जी मंच पर पधारें, अभी मुझे दिखे थे कहीं, हाँ आइए। राजगुरु डॉक्टर प्रकाश जी सारस्वत, प्रकाश जी सारस्वत जहां भी हों कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर महेंद्र जी पंड्या, मीता जानी जी, डॉक्टर AK शर्मा अखिलेश जी, डॉक्टर करतार सिंह जी लूथारा, जय बैनर्जी जी कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर भारत शर्मा जी, आचार्य जगदीश शास्त्री जी, रूपेश गुरु जी कृपया निवेदन है मंच पर शोभायमान हो जाएं। इसी के साथ
बाद में बोल रहा हूँ। हरिओम जोशी जी, सॉरी राजगुरु, भूल गया मैं। परमार वंश के राजगुरु पंडित हरिओम जोशी जी। बाबा आदरणीय आदरणीय जीतू बाबा जी, बीच बीच की एक रख लो खाली। बीच की दो छोड़ दें जरा कृपया। हो गई पूरी, एक आध बनी रहनी, दो दो ये हो गई, तीन बची हैं वैसे। देखो कौन से नाम है, और इधर देखो जैन सा क्या नाम है पूरा? दिलीप जी। डॉक्टर दिलीप जी कृपया मंच पर पधारें। एम के जैन जी, निवेदन है कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। हो गई पूजा, कुर्सी हो गई, कोई है हमारे पास और दो आ रहे हैं। राजगुरु डॉक्टर प्रकाश सारस्वत जी कृपया मंच पर पधारें। मैं संस्था के दीप प्रज्वलन, मेरा मंच पर आसीन हमारे समस्त आदरणीय विद्वानों से निवेदन है कि कृपया हम सरस्वती पूजन करके सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करें। पधारिए। शास्त्री जी रह गए। शास्त्री जी, दीप प्रज्वलन में आपकी सहभागिता। महेंद्र भाई पंड्या जी, निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन मंत्रों का उच्चारण करें। जब दीप प्रज्वलित हो रहा हो तब सबको उठना जरूरी है, क्योंकि अग्निर ज्योतिरग्नि ही स्वाहा, स्वयं हमारे लिए प्रकाश नहीं है, सिर्फ देव है। देवों का स्वागत करें। हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्मा। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। शुभम करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बहुदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नक्रोध यावत् कर्म करिष्यामि तावत् वंशो स्थिरो भवः। ओम अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। दीपनारायण देवताभ्यो नमः। त्वामहं नमामि। सरस्वती की वंदना के लिए आ जाइए सब।
या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनं या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभुतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्बः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरमणा वर्णा उमां पार्वती काली हेमवती शिवा स्त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। ओम शांति। चूंकि ईश वंदना के उपरांत हमारे वैदिक रीति में भी और लोक रीति में हमारे आदरणीय कहते हैं अतिथि देवो भव। जो हमारे मंच पर आसीन गणमान्य विद्वान हमारे जो आज इस सत्र के अतिथि हैं उनका स्वागत। मैं मध्य प्रदेश भुवनेश्वरी संस्था के अध्यक्ष राकेश शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारियों के पुष्पमाला से स्वागत का प्रभार लें, उसमें देखरेख करें। निवेदन है आदरणीय परमानंद जी भार्गव कृपया मंच पर पधारें, हमारे अतिथियों के स्वागत में सहयोग करें। सचिन लोटाकर, मनोज जैन जी, डॉक्टर नितिन अहमदाबाद, डॉक्टर आशीष, संजीव आनंद, पंकज जैन जी, आनंद जी और बलराम जी, कृपया आप मंच पर पधारें और हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। एक सबको दे दें तो अतिथि सत्कार हमारी लोक रीति भी है और हमारी वेद रीति भी है, शास्त्रत भी है। चूंकि समय के मूल्य के गणना करने के हिसाब से एक लेडीज बताओ, कोई उसका क्या नाम है? हमारी
आदरणीय बहन नीता जी, डॉक्टर नीता अरोरा जी कृपया मंच पर पधारें और मीता जानी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। और मैं सभी का यहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं और एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाकर इस मंच का स्वागत करें। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा समय लूं। हमको सुनने का अवसर भी चाहिए और कुछ विद्वानों को जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम कभी बोलेंगे कैसे। मेरा निवेदन है, जितने लोग सामने बैठे हैं या जो भी घूम रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में अपने भविष्य में ये चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा वक्ता बनूं, मुझे लोग सुने, मुझे लोग सराहें, तो मैं एक ही मंत्र दूंगा कि बहुत अच्छे श्रोता बन जाइए। धैर्य से सुनना सीखिए, सूप जैसा स्वभाव बनाइए अपना कि सार सार को गए कढ़े और थोता दे उड़ाए। स्वागत समारोह चल रहा है, क्योंकि यही अवसर होते हैं संचालक को बोलने के, क्योंकि संचालक का काम बोलना नहीं होता, बोलवाना होता है। तो जब कोई बोलने के लिए नहीं होता है तब संचालक का समय होता है, और मैं अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहता हूं। तो हम कभी भी अच्छे वक्ता अगर भविष्य में बनना चाहते हैं तो हमको बहुत अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, और जो श्रोता नहीं बन सकता वो कभी जीवन में वक्ता नहीं बन सकता, क्योंकि हमें अपनी गलतियां कभी दिखाई नहीं देती। जब दूसरा बोलता है तो हमको उसमें क्या त्रुटियां हुई ये भी सीखने को मिलता है कि सामने वाले ने क्या गलती की, क्या अच्छा किया ये भी देखने को मिलता है। तो हमारी नज़र, हमारे कान और हमारी आँखें और हमारा मन सदैव श्रोता पर, वक्ता पर रहना चाहिए, श्रोता का। तो हम निश्चित ही भविष्य के अच्छे वक्ता बनेंगे। ये वक्ता बनने की पहचान है। इस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम उनका हो रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं, उनको स्वागत भाषण में बुलाना है ना। चूंकि अभी स्वागत बेला चल रही है, मैं सम्मानी मां भुवनेश्वरी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भागवताचार्य संतोष भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। ठीक है, फिर गलत हो जाता है, सारे लोग हैं यहाँ पे, वो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश, उनका काम स्वागत करना है। संतोष जी को कर दो। संतोष जी, समय की मांग है कि अब इस स्वागत समारोह को यहीं पर विराम देकर मैं निवेदन करता हूं। अरे जय हो। जय मां भुवनेश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। अतिथि देवताभ्यो नमः। अतिथि देवो भव, इस बात को हमारे भारतवर्ष में
सभी लोग विशेष रूप से मानते हैं। अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि भगवान है और आप सब मेरे भगवान हैं, चाहे वो मंच पर विराजमान हो अथवा मेरे सम्मुख हो अथवा यहाँ जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फोटो खींचने वाला भैया हो, चाहे हमारा यूट्यूब वाला हो, चाहे बाउंसर हो अथवा भोजन कराने वाले हो, सब मेरे अतिथि हैं और सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि कल का जो आयोजन हुआ वो माँ की कृपा से और आप सबके सहयोग से बहुत ही उत्तम और ठीक रहा। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो तो अगर आप मुझे गुरु मानते हो, भाई मानते हो, बेटा मानते हो, जो भी आपके मेरे प्रति भाव हो, उन भावों को जागृत करके मन में मुझे दिल से क्षमा करें, ऊपर से नहीं। कहाँ से? हृदय से। हृदय से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कहीं कुछ रह गया हो तो। और आज विदाई की वेला, सम्मान की वेला, देखिए किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए कई दिनों पहले से तैयारियां करना पड़ती हैं और आज विदाई की वेला है। आप जानते हो ना, जब शादी करते हैं ना तो उसमें एक आध फूफा जी होते हैं, 2 होंगे 3 होंगे, भूखा ज़्यादा नहीं होती हैं क्योंकि रिश्ते धीरे धीरे हमारे यहाँ ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए आपने सोचा कि हम 2 और हमारे 2, हम 2 का मतलब मानो 2 ही लड़के हो गए तो जीजा का रिश्ता, फूफा का रिश्ता अपने आप समाप्त हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो रिश्ते धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि फूफा जी शादी में विशेष महत्व रखते हैं, तो शादी में तो एक आध फूफा जी होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं कार्यक्रम करता हूँ तो इसमें तो सारे फूफा जी हैं। तो मैं सारे फूफा जियों को जो है प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ, कहीं कोई दिक्कत हो गई हो तो। देखिए हमारे बीच में लक्ष्मीचंद चेलानी जी, लक्ष्मीचंद चौधरी जी कुरावर मंडी में बहुत उत्तम सम्मेलन करा और आनंद की वर्षा करी। और एक इनका बहुत सुंदर भाव है, वो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करवाऊंगा कि आप आए मेरे द्वार, यही सुनाएंगे इनके मुख से। आनंद वरदान जी और इनके साथ एक समाज सेवी हमारे भाई जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। कल और आज पधारे हुए समस्त अतिथियों का हृदय से स्वागत है। आज एक छोटी सी विनती आपसे करूंगा कि आपने मुझे आज निभाया और मुझे लगता है कि भोजन प्रसादी तक भी निभाओगे, और मैं चाहता हूं उससे आगे की जो वेला है वो बड़ी कठिन वेला है। मेरा सम्मान, मैं हृदय से आप लोगों का सम्मान रखता हूं और करता हूं। बस थोड़ा सा समय दोगे आप मुझे, सबका सम्मान होगा। बस ऐसा नहीं होगा कि भैया मुझे, और जिनकी ट्रेन और बस हकीकत में है ना, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। कौओं का भी समय भी चल रहा है, पितरों का समय है ना भगवान। तो मेरा आपसे केवल एक ही विनम्र निवेदन है कि उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे, और जो सही में जाने वाले हैं जल्दी, वो एक मुझे अपना नाम लिख करके दे दें तो मैं उनका सम्मान भोजन प्रसादी के पहले ही करवा दूंगा। ठीक, बाकी के लोगों से मैं ये कहूँगा कि देखो जी, सम्मान की बेला आप यहाँ तक आए है ना, फिर आपका जहाँ व्यवस्थित रूप से सम्मान नहीं हो तो मेरा तो हृदय दर्द होगा ही, लेकिन आपको ज़्यादा दुख होगा कि इतना पैसा लगा के इतनी व्यवस्थाएं छोड़ करके हम इनके कार्यक्रम में आए और इसके बाद हमारा सम्मान नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ सबका सम्मान व्यवस्थित रूप से मैं कर सकूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो बहुत ही उत्तम और अच्छा लगेगा। मैं आदरणीय भाई साहब विनायक पांडे जी से प्रार्थना करूंगा, डॉक्टर साहब से कि आएँ और हमारे बीच सम्मुख विराजमान हो और आकर के जीतू बाबा उन्हें लेकर के आए। लगता है कल भाई साहब कहीं व्यस्तता में थे तो आ नहीं पाए हैं, लेकिन इनका प्रेम मेरे प्रति बहुत कुछ है साहब, ये मैं जानता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आगे संचालन के लिए आदरणीय भाई KR उपाध्याय जी को माइक सौंपता हूँ। फिर जहाँ मुझे लगेगा मैं बीच बीच में उपस्थित होता रहूँगा। और आज हमारे बीच में हमने जो
अपनी पुस्तकों का कल विमोचन किया है, उसके बारे में जॉय बनर्जी हमारे बीच में हैं, दिल्ली से हैं, वैदिक एस्ट्रोइन से, इनको भी इसी सेशन में समय देना है। और भारत जी ये इनके द्वारा यूनिवर्सिटी को समर्पित पुस्तकें हैं, है ना। और ये पूरा बकायदा माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो इस पुस्तक का कल विमोचन हो चुका है सभी पुस्तकों का। इसके बारे में ये बताएंगे हमारे भारत शर्मा जी केपी पर बहुत अच्छे जानकार भी हैं, और इनने भी कुछ पुस्तकें माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को समर्पित की हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके पहले हम चाहते हैं कि कुछ वक्ता अपनी अपनी बात समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और व्यवस्थित रूप से रखें। सभी का आभार, धन्यवाद। आगे माइक आदरणीय भाई KR उपाध्याय जी। मेरा अनुरोध है आचार्य भार्गव जी से कि आप पांडे जी का पुष्पमाला से स्वागत करें समस्त संस्था की ओर से। हमारे बीच में सम्मानीय गुरुजी राजेश दुबे जी पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बात पक्की है कि शेर थोड़ा बुढ़ा हो गया है। हमने शेर को देखा है और शेर के बुढ़ापे को भी देख रहे हैं कि जितना जवानी में शेर शक्तिशाली नहीं था, बेशक शरीर ने भले ही थोड़ा साथ कम दे रहा हो, लेकिन अद्भुत क्षमता, शेर तो शेर ही होता है। वाकई ज्योतिष जगत के दिग्गज शेर, मैं नमन करता हूं राजेश दुबे जी। और मैं अब अनुरोध करता हूं, आपने पुष्पमालाओं से स्वागत देखा, आपने तालियों से स्वागत देखा, आपने हृदय से भी स्वागत देखा, लेकिन भावों से स्वागत मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि देखिए भावों में कितना क्या छुपा होता है। मेरे परम मित्र लक्ष्मीचंद चौधरी जी कृपया यहाँ पधारें और अपने भावों से यहाँ पर पधारे हुए सभी विद्वानों का स्वागत करें। धन्यवाद आदरणीय। मंच पर माँ वीणा वादनी विराजित है, उनको मैं वंदन करता हूँ। ओ वीणा की कुशल वादनी वीणा वादन कर दे, ओ माँ वीणा वादन कर दे, हम बंजारे तेरे द्वारे आए हमको वर दे। स्वागत गीत के लिए बोला है, तो मैं सभी अतिथियों का देवी अहिल्या की नगरी में स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों से स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्रानी भूल जाती है कि मैं भगवान कृष्ण को छिलके खिला रही हूं। मां सबरी भूल जाती है कि मैं भगवान राम को झूठे बेर खिला रही हूं। अतिथि सत्कार करने वालों की मति मारी जाती है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता कैसे सत्कार करें, भाव विभोर हो जाता है। हमारे यहाँ भागवत के वक्ता भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, सभी की उपस्थिति को मैं गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पंडित राजेश दुबे जी जो एक शिखर पुरुष है अपने आप में, उनको मैं नमन करता हूं। हमारे गुरुजी विद्याभूषण सिंह साहब। और स्वागत गीत देखिए कि और ये भुवनेश्वरी संस्थान की तरफ से पढ़ रहा हूं कि आप आए मेरे द्वार, कि आप आए मेरे द्वार, मेरी मति गई मार, कैसे करूं सत्कार ये तो आप ही बताइए, कि कैसे करूं मनुहार, कैसे करूं मनुहार, देखो नयन निहार, कैसे करूं मनुहार, देखो नयन निहार, कैसे करूं इजहार, जरा तशरीफ लाइए कि मेरा तिथि स्वीकारो, मेरा तिथि स्वीकारो, पधारो जी पधारो। क्या हाल चाल है आपके? मेरा तिथि स्वीकारो, पधारो जी पधारो, मृदु वचन उचारो, जरा हाल तो सुनाइए। आप आए मेरे द्वार, मेरी मति गई मार, कैसे करूं सत्कार ये तो आप ही बताइए। और किस बेला से स्वागत करूं? हमारे यहाँ स्वागत की 3 बेला है। एक साग खिलाती है विद्रानी, और माँ शबरी झूठे बेर खिलाती है, और यदि उसके बाद कर्मा की वो डंडा मार मार के भगवान को खिचड़ा खिलाती है। तो देखिए किस बेला से स्वागत करूं कि बैर भिल्ली के खिलाऊं, कि बैर भिल्लू के खिलाऊं, साग विदुर का चखाऊं, खिचड़ी कर्मा की खिलाऊं ये तो आप ही बताइए। आप आए मेरे द्वार, मेरी मति गई मार, कैसे करूं सत्कार ये तो आप ही। और कोई किसी के यहाँ ऐसे नहीं जाता। भार्गव जी के यहाँ आए हैं हम तो दिल ही संबंध है हमारे,
कि छीड़े दिल से दिल के तार, माँ वीणा वादनी का वंश है और आप सभी सूर्य श्रोता यहाँ पर हैं कि छीड़े दिल से दिल के तार, मिले दिल से दिल के तार, छीड़े दिल से दिल के तार, मिले दिल से दिल के तार, हो जावे तार तार, ऐसी तान गुनगुनाइए आप आए मेरे द्वार, मेरी मत्ती गई मार, कैसे करूं सत्कार ये तो। और अंतिम पंक्तियां सुनिए, ये जिस प्रायोजन से, धन्यवाद धन्यवाद, जिस प्रायोजन से आप आए हैं, जो भी आपका उद्देश्य है जीवन में, परमात्मा उसमें सफलता दे, ऐसी मैं कामना करता हूं कि होवे आपकी ये जीत, कि होवे आपकी ये जीत, आओ मेरे मन उमित, कि होवे आपकी ये जीत, होवे आपकी ये जीत, होवे आपकी ये जीत, आओ मेरे मन उमित, छिड़ जाए संगीत, ऐसी तान गुनगुनाइए आप आए मेरे द्वार, मेरी मत्ती गई मार, कैसे करूं सत्कार मैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बरसों से नकल कर रहा हूं कि शायद मैं बोल पाऊं, लेकिन यकीन माने मैं 10 वर्ष में नहीं बोल पाया, क्योंकि नकल को भी अकल चाहिए और शायद उतनी अकल मेरे में है नहीं जितनी उनमें, क्योंकि वहाँ भाव है। वो आप भाव भंगिमाएं देखेंगे तो वाकई सत्कार का भाव है, जो शायद मैं नहीं ले पाया। धन्यवाद लक्ष्मी चौधरी जी। और अब मैं मंचासीन, धन्यवाद भाई साहब। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक ऐसे वक्ता को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनकी 2 पुस्तक मेरे हाथ में हैं। मुझे लगा इन दोनों पुस्तकों में नम्रोलॉजी बहुत सुंदर पुस्तक है, मैं खुद ही पढ़ रहा था। मैं निवेदन करता हूं आचार्य जॉय बैनर्जी से कि वो पधारें और सूक्ष्मतम तौर पर कम से कम शब्दों में हमें अपनी इन पुस्तकों की व्याख्या से परिचित कराएं। धन्यवाद। जय बैनर्जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं जितने भी मेरे गुरुजन हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और सभा में जितने गुरुजन हैं उनको भी मेरा नमन है, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये सब कुछ जो है संतोष जी के मेहनत से ही पूर्ण हुआ है, उन्होंने सबको बुलाया है। हमने स्पेशली 3 चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कई प्रयोग करे और उसमें हमें बहुत अच्छी सफलताएं मिली। 3 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, जितने भी लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो सबसे पहले फोकस करते हैं जल्दी से हमें प्रेडिक्शन आ जाए, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप उनको बोल दें तो उन्हें समझ आता है कि आपको इस विषय के बारे में अच्छा ज्ञान है, क्योंकि आपने कुछ ही समय के अंदर आकलन करके उनके बारे में बता दिया जो आपको बिल्कुल पता नहीं था। तो इसे कहते हैं प्रेडिक्शन। लेकिन ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा सागर है जिसको समझना एक सही सीक्वेंस से बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसा भी होना ज़रूरी है जो ज्योतिष में इस डिफ़िकल्ट सीक्वेंस की वजह से रुचि रखते हुए भी उसको संपूर्ण तरह से सीख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर शुरुआत में आपके हर्डल्स होते हैं तो जब भी आप कुछ सीखने जाते हैं आप निराश हो जाते हैं, और कई जगह लोग सीखते सीखते चीज़ों को छोड़ देते हैं। और ज्योतिष एक ऐसी विषय है जिसको हर इंसान को सीखना चाहिए, हर इंसान को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने स्पेशली उस चीज़ को डाइजेस्टिव वे में किया। शुरुआती दौर पे मैंने वैदिक ज्योतिष सीखा, कृष्णमूर्ति पद्धति सीखी, और उस पर काफ़ी सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2015 से मैंने वैदिक एस्ट्रो करके एक एकेडमी स्थापित किया जो कि 2015 से चल रहा है, और हम MBI यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड हैं अब, जो भी कोर्सेज हम करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं विषय पे वापस आऊँ, जो प्रिडिक्टिव टर्म है, कल जैसे कि 2-3 लोग हमारे काउंटर में आए, उनके कुछ ग्रह खराब थे, मैंने उनको देखकर ही बता दिया। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आज खान पीन का जो व्यवस्था कर रहे हैं
उनको भी मैंने देख के बता दिया आपका ये ग्रह कमज़ोर है। फिर उन्होंने कहा कि उसी ग्रह के रिलेटेड उनको तकलीफ है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान चल रहा है, बोल रहा है, जैसा वो दिख रहा है, ग्रह के प्रभाव की वजह से ही दिख रहा है। आप आसानी से देखकर ही समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, इस लेवल तक आने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो इस किताब में है क्या जो आपको मदद कर सकती है? न्यूमरोलॉजी कई लोगों को लगता है ये ऐसा साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ नंबरों का है, लेकिन मैंने इसको वैदिक से जोड़ा है और वैदिक ज्योतिष के सूत्रों को इसमें जोड़ दिया है, जिसके प्रभाव से आप सिर्फ नंबरों के द्वारा आसानी से लोगों के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चाहे उसका वो मकान का नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो मोबाइल नंबर क्यों ना हो। आप किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन आपके सामने अगर कोई आता है मोबाइल नंबर लेकर, तो आप उनके नंबर को देखें और इस किताब को खोलें, आप उनके बारे में हर चीज़ बोल पाएंगे जो उनके जीवन काल में चल रहा है। इस किताब को आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अगर आप सही तरह से पढ़ते हैं तो इसके सारे प्रेडिक्शन भी आप लगाकर देख सकते हैं। आप हमारे काउंटर पर आएँ, चेक करें, आपको समझ आएगा। तो एक तो हो गया प्रेडिक्शन, जिस पे हमने काम किया। दूसरी चीज़ होती है रेमेडीज़, जो अभी गुरुजी कह रहे थे कि रेमेडीज़ के ऊपर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा चार्ज भी किया जाता है, कई लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। तो हमने उस पर बहुत सारा काम किया। पहले मैंने इस पर औषधि पे काम किया। जितने भी वेद हैं उसमें कई ऐसे औषधि हैं जिनको हम यूज़ कर कर बढ़िया तरीके से औषधि बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा फिल्मों से जोड़ना चाहूँगा। आपने तेरे नाम मूवी तो देखी होगी, वहाँ पे जब सलमान खान को चोट लगती है सर पे, तो वहाँ पे औषधि के द्वारा उनको रिकवर किया गया। हम सिर्फ फिल्में देखते हैं और चीज़ों को याद करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन असलियत में वैदिक ज्योतिष में ये सब कुछ मेंशन है। उसी की मदद से हमने कई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट किया और आज हम कई ऐसे हमने ब्लेंड्स बनाए जो अरोमा के रूप में है, जो आसानी से उसको यूज़ कर कर आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी ग्रह अगर कमज़ोर है, खराब है, या उसकी प्रबलता अच्छी पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, हम आपको इंस्टेंटली उसको बढ़ा के दिखा सकते हैं। आपको अचंभित होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप ही में से किसी का करके अभी दिखाता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैं अपने मित्र और मेरे पार्टनर अनिल जी को बुलाना चाहूँगा मंच पे, जो कि हम अभी किसी भी रैंडम को आप हैंड रेस करिए, हम किसी को भी एक जन को बुलाएंगे मंच पर, और अभी आपका कोई भी एक ग्रह जो कमज़ोर होगा। जी सर, आ जाइए आप, पिंक शर्ट। अभी आप लोग काउंटर पे आइए, फ्री हम चेक करेंगे काउंटर पे। अभी एक जनों को हम लेंगे जस्ट टू शो कि हाउ इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ इफेक्टिव। इंस्टेंटली योर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, विच एवर कॉम्बिनेशन इज गुड। लेट्स से हम सबको पता है सूर्य और बुध आदित्य योग जबरदस्त है। तो मैंने क्या किया, मैंने बुध को और सूर्य को मिलाकर उनकी औषधि बना दी। अब जिसके कुंडली में ये योग नहीं भी है, वो भी उसका लाभ चुटकी में ले सकता है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? हमने बुलाया इनको। ऐसा? हाँ हाँ, अच्छा, कोई प्रयोग है? प्रयोग नहीं है जी। सर आ जाइए। तो अभी हम चंद्रभूषण जी को नहीं जानते और इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है? तो अभी हम सर को यहाँ पे बोलेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं। सर, सबसे पहले आप अपने माता, अपने पिता का याद करें, ठीक है? तो हम एक एक करके इनके सारे ग्रह एक बार देखना चाहेंगे कि उनका क्या कैपेबिलिटीज है। सर एक बार। ये जो माध्यम है इसे हम डाउजिंग कहते हैं। आप में से किसी को भी अगर डाउजिंग आता है, हमारी इस रेमेडी को वो यूज कर कर अपने आप डाउजिंग से चेक कर सकता है ये काम करता नहीं करता, इंस्टेंट वे में। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। मेरी क्लासेस होती हैं, मेरा एक स्टूडेंट है जो कि 2 से 3 महीने से क्लास कर रहे थे लेट कर। जब स्वास्थ्य का विषय आया
तो मैंने उनको कहा कि सर आप सूर्य का और चंद्र का औषधि यूज करें। अब सूर्य किस लिए? सूर्य से आपका शरीर बनता है, शारीरिक कष्ट सूर्य की वजह से आता है। चंद्र आपके शरीर का इम्यून सिस्टम है। अगर इन दोनों को हम ठीक कर लें, ऑटोमेटिकली आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आ गया। विद इन 15 to 20 डेज अब वो बैठकर क्लास लेते हैं। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग में उनका रिव्यू है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप चीज समझें, एक छोटी सी चीज और उस ऊपर वाले पे विश्वास किसी भी ग्रह की इल इफेक्ट को बेहतर और पॉजिटिव कर सकता है। अभी हम एक एक करके सारे ग्रह चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं अनिल जी से बोलूंगा कि कौन सा ग्रह खराब आया, तो उनमें से हम ग्रह की औषधि इनको पकड़ाएंगे और फिर एनर्जी चेक करेंगे आप लोगों के सामने। और एनर्जी जो परसेंटेज पहले आया था और अभी है उसको हम आपके सामने चेक करके दिखा सकते हैं, ठीक है। इस सेशन के बाद अगर कोई खुद अपने आप को चेक कराना चाहता है, यहाँ पे निःशुल्क फ्री में आप लोग आके चेक करिए, खुद भी एक्सपीरियंस कीजिए। जी अभी आप लोग वहीं कर रहे ना, एक ही करेंगे ना, समय कम है। हाँ। आप काउंटर पर जाए वहाँ। सूर्य अच्छा है जी। ठीक, सूर्य इनका पॉजिटिव है, चंद्र वीक है। तो हम क्या करेंगे, चंद्र ग्रह को चेक कर लेते हैं कि क्या इस औषधि से हम चंद्र ग्रह की पावर को बढ़ा सकते हैं। देखिए चंद्रमा है तो ऑब्वियसली आपको चंद्र के दिन लगा सकते हैं, हम शुरुआत बोलते हैं चंद्र के दिन लगाइए। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, चंद्र एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन को भी शांत रखता है। जीवन में अगर कोई भी कठिनाई आती है, मैं तो ज्योतिष काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले चंद्र को ही ठीक करता हूँ। क्योंकि मेरा ये खुद का मानना है, अगर आपके मानसिक तौर पे आप सक्षम हैं, जीवन में कोई भी कष्ट आएगा उसको आप संभाल लेंगे। तो चंद्र को आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन चंद्र को दिन से शुरू करने, मतलब मंडे से स्टार्ट कर कर आप किसी भी दिन उसको लगाइए और उसके इंस्टेंट इफेक्ट को आप खुद महसूस करिए। अब मैं इसको कैसे करता हूं, मैं कुछ आप लोगों को हैक बताता हूं। मान लीजिए मुझे पता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मैं उस दिन के ग्रह की ऊर्जा को मैं लगाकर एक्सपीरियंस करता हूं, जिससे मेरे ऑब्वियसली क्लाइंट्स भी आते हैं और फाइनेंशियली आई कैन ग्रो एज वेल। तो आपको इसको उस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, जो ग्रह आपको पता है कि आपके दूसरे भाव से संबंधित है, 11वें भाव से संबंधित है और वो आपको धन देते हैं, तो इतना ही नहीं, उनको लगाकर भी आप उसके बेनिफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है और इसको हमने बहुत जगह यूज करके देखा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज ये है, इसमें 100% पॉजिटिव रिव्यूज हमारे पास आए, एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसको आप खुद एहसास करके देखना। अभी मून की इनकी एनर्जी 30% आई थी, अब हम चेक करेंगे कि इनकी मून की एनर्जी कितना परसेंट आ रही है। अब आप देख लीजिए पूरा खुल गया है, दिस इज द पावर। और इतना ही नहीं, 100%, अभी देखिए 100% हो गया है। जो 30% था आप लोगों के सामने, अभी ये 100% हो गया है। अब लोगों को ये भी दिमाग में आता है, क्या हमें जिंदगी भर ये लगाना है? ऐसा नहीं है। अगर आपका ग्रह धीरे 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 कर कर एक अच्छे स्थिति में पहुंच जाता है, तब आपको उसको मेंटेन करना है। जिंदगी का नाम क्या है? रेमेडी का मतलब क्या है? बैलेंसिंग। अगर हमारी ये पृथ्वी
बैलेंस नहीं होती है तो आपको पता है कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है ना। जैसे हम वातावरण को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जैसे इंदौर कितना साफ सुथरा है। मैं जैसे ही इंदौर में आया मुझे इतना अच्छा लगा, एक तो इतनी सफाई है और तभी इंदौर का इतना बड़ा नाम है। तो मैं तो ये कहूँगा सबको क्लैप करना है फॉर दिस अचीवमेंट फॉर इंदौर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए, और मैं दिल्ली से आया हूँ, डेफिनेटली आई विल ऑल्सो एंकरेज पीपल देयर टू फॉलो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, वेरी नाइस। तो ये चीज़ आप इंस्टेंट देखें कितना पावरफुल है, और इसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे कर कर बढ़ता हुआ दिखेगा। जी, अब हम इसमें क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि कितने % एनर्जी इम्बैलेंस है वो बताएं। अब देखिए यहाँ पे 0% है, ये खुला ही नहीं, ठीक है, इम्बैलेंस नहीं है। तो ये कितनी देर रहेगा, इसको हमने इसी तरह से बनाया है इसका फ्रेगनेंस मैक्सिमम मेंटेन हो। अभी जैसे हमारे एक मित्र थे जो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने कहा इस चीज़ में मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं और सुंघा के लोगों को बेहोश करते हैं, अगर उसको हम ऊपर नीचे ज़्यादा कर दें तो बहुत बड़ा नुकसान उसके ऊपर भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही काम करता है, ये आपकी इंद्रियों को जागृत करता है और उससे आपके ग्रह सब कुछ ठीक होता है धीरे धीरे करके, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत विश्वास का है। एंड द फोर्थ थिंग इज, इसी से हम वास्तु के प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करते हैं, वो भी इंस्टेंटली। चाहे आप विदेश में हो, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो विदेश में हैं, हम वीडियो कॉल पे उनके वास्तु के जोन्स को बता देते हैं कि इस जोन में ये खराबी है और हमारे इस सामान को आप रखें, वो जोन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंस्टेंटली वो भी उस चीज को चेक कर पाते हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और संतोष जी का भी, जो हम अपने विचार जो हैं आप लोगों तक पहुंचा पाए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर एक प्रदर्शन आपने देखा, और इस क्रम के साथ ही मैं मंच को, इस सत्र को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। इस सत्र को समापन करके तुरंत ही द्वितीय सत्र का प्रारंभ यहाँ किया जाएगा। तो हमारे मुख्य अतिथियों को छोड़कर सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम द्वितीय सत्र का विधिवत संचालन कर सकें। सुरेश शर्मन जी, आदरणीय पांडे जी, रमेश भोजराज द्विवेदी जी, ये तीन हमारे इस सत्र के भी मुख्य अतिथि रहेंगे। इन तीन मूर्तियों को छोड़कर बाकी सभी से निवेदन है इस सत्र को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। आप पधारें और हमको अपना मार्गदर्शन दें। आइए प्राण वल्लभ जी। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मंचस्थ भूमंडल पर जो सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है, ऐसे सभी विद्वान पंडितों को मेरा वंदन और भारत वर्ष आए हुए सभी पंडितों को भी मेरा वंदन। मेरी बात है नकारावाद से सकारावाद की ओर जाना, नेगेटिव से पॉजिटिव। सभी विद्वान लोग आजकल पिक्चर भी देखते हैं, हिंदू संस्कृति का उसमें खंडन बहुत लोग हर प्रकार से हम लोगों के लिए करते हैं। अगर उसी में कुछ जानना है तो कुछ अपनी भी सोच होनी चाहिए। मेरी एक छोटी सी सोच है, वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। शायद मैं सही भी हूँ और गलत भी हो सकता हूँ। कल हमने पूरे दिन भर विद्वान पंडितों से ये भी सुना कि भैया सूर्य की पूजा करो, सूर्य के लिए ये करो, जल चढ़ाओ, ऐसा करो। और भारत के 60% लोग भगवान सूर्य को वहाँ जल देते हैं। कभी किसी का जल सूर्य तक नहीं पहुँचा, फिर भी सब बहाते हैं। क्यों? क्या उस जल से सूर्य को कुछ फायदा होता है? नहीं। तो फिर क्यों करें? क्यों ऐसा? भारत की कोई भी बात हो तो उसमें आएगा सूर्य वंदना करो, सूर्य के लिए ये करो। हमारे शास्त्र में ये बताया गया है कि भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं। नहीं देखे भाई, ठीक से हम लोग भगवान सूर्य को ही नहीं देख पाते तो उनके जो है घोड़े कहाँ से देख पाएंगे? अगर ऐसी बात है तो अगर आपको उनके घोड़े को देखना हो तो जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तब वो जो घोड़े होते हैं ना, वो 7 रंग में अपने बॉडी के ऊपर कलर के रूप में आ जाता है, जिनको बोलते हैं हम लोग रेनबो। सभी ने देखा होंगे आकाश में। कभी दीवार में देखना हो तो पानी की बड़ी परत भर के अगर उसमें सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा तो दीवार पर सीधा बन जाएगा रेनबो। वही रेनबो अपनी बॉडी के ऊपर ही बनता है और वही हमको फायदा करता है, क्योंकि हमारे गुजरात में एक है कहावत है कि रात्रे वेला जे सुवे वहला उठे वीर बड़ बुद्धि ने धन वदे सुख मार रहे शरीर। रात को जो जल्दी सो जाता है, सुबह जल्दी जो उठता है, न्यूज़पेपर वाले भी जल्दी उठते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग ये नहीं करते। ये करेंगे तो उसमें जो जल है, जल से सूर्य का प्रकाश परावित होकर हमारी बॉडी के ऊपर वो बनाएंगे रेनबो। वही जो कलर के इफेक्ट है वही हमको आरोग्य देता है, वही हमको बुद्धि देते हैं, वही हमको ज्योति देते हैं, वही हमको ज्ञान देते हैं, वही हमको सुख देते हैं, वही हमको अच्छी सोच, अच्छा दिमाग, पैसे तो देते ही है। अस्तु जय हिंद। मैं निवेदन करता हूं कि दिनेश जी छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हैं, वहाँ पर पीताम्बरा पीठ है जिसके प्रमुख हैं आप, कृपया मंच पर पधारें। इसी वक्तव्य के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहन डॉक्टर संतोष लोहिया जी कोलकाता से हैं, निवेदन करता हूं कि आप आएँ और हमारे मंच को आगे मार्गदर्शन प्रदान करें। मंच में बैठे सभी विद्वानों को मेरा नमन।
समय का अभाव है, इसीलिए 2 शब्द में अपनी बात को मैं रखती हूँ। अपने जो कुंडली देखते हैं 10 में से 7-8 ऐसे केस आते ही है जिसमें पति पत्नियों में रोज अनबन रहती है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, हम अगर मातृशक्ति जो भी है करते हैं तो इससे पति पत्नियों के बीच अनबन नहीं होती है, अगर होती भी है तो काफ़ी उसमें सुधार आ जाता है। करना क्या है, सुबह अपने पति को रोजाना चरण स्पर्श अवश्य करें। इससे पति पत्नियों के बीच जो मतभेद रहती है वो भी समाप्त हो जाती है, साथ ही दोनों के अंदर प्यार हमेशा बना हुआ रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम लोहिया जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय और सीनियरिटी का तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं कितनी सीनियरिटी जोड़ूं, शायद मेरी कल्पना से परे है। मेरे 389 सम्मेलन बेकार है, उसके पहले से मैं देख रहा हूं, तो मैं ये बता ही नहीं सकता हूं कितने सीनियर हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के अग्रण और सनातन धर्म के प्रवर्तक, सनातन संत समाज के प्रमुख मुखिया आदरणीय शुभेश सरमन जी हमारे बीच हैं। कृपया मेरा निवेदन है कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त करें। और एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का स्वागत। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां स्मतिमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभृतिं सौम्या रत्नघटश्च रक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकां सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय मंचस्थ विराजमान परम विद्वान, तंत्र के विशेषज्ञ और ज्योतिष में एक लगभग 4 से 5 दशकों से काम करने वाले राजेश दुबे जी, हमारे परम मित्र परम श्रद्धेय रमेश भोजराज जी द्विवेदी, कुशवाहा जी, पीताम्बरा पीठ छत्तीसगढ़ से पधारे दिनेश जी, गौतम जी, तेलानी जी, और भैया किसी विद्वान का नाम भूल जाऊं तो क्षमा करना। और मंच का संचालन कर रहे हमारे उपाध्याय जी, और इस समस्त आयोजन के मूल सूत्र रूप में जो एक पुष्पों का हार बनाने का जो सूत्र है, सुई थोड़ी चुभती तो है लेकिन उसके बिना हार नहीं बन सकता, ऐसे हमारे संतोष भार्गव जी। लेकिन संतोष जी की एक विशेषता है, वो चुभते नहीं है, बड़ी शालीनता के साथ में हार को उन्होंने बना लिया है। ये बड़ी विशेषता की बात है। लगभग
15 से 20 साल तो हो ही गए होंगे संतोष जी। हाँ, 20 वर्षों से 2 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया जब हम लोग सम्मेलनों में प्रथम बार मिले थे। और इंदौर क्षेत्र के बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे हैं जो प्रथम बार ही मिले थे और उसके बाद अब बार बार मिलते रहते हैं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया सम्मेलन हो ही जाता है। इन सम्मेलनों की श्रृंखला में 2-3 बातें मैं जरूर करूंगा। एक काम तो बड़ा अच्छा हो गया कि सम्मेलनों की संख्या ज़्यादा हो गई, लेकिन सम्मेलनों की संख्या के साथ में एक समस्या नई आने लगी कि अब विद्वानों की संख्या कम होने लगी। पहले सम्मेलनों में जब हम चर्चा करते थे, जाते थे, रात्रि में बैठते थे, विषयों पर बहुत एक दूसरे के साथ संवाद होता था और संवाद में कुछ न कुछ सूत्रों पर चर्चा होती थी। अब वो परंपराएं तो बदल गई हैं, क्योंकि सबके पास समय की कमी है। अब लोग ट्रेन से नहीं, कार से नहीं, अब हवाई जहाज से लोग आते हैं और ऐसे ही तेजी के साथ सम्मेलन पूरे हो जाते हैं। किसी सम्मेलन का उद्देश्य ये हो सकता है कि वो मूल रूप में अगर चर्चा करें तो अपनी कीर्ति के साथ साथ हम सबको भी सम्मेलन कीर्ति प्रदान करता है। हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, हमारे कार्यशैली का विस्तार होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सूत्र में हमें बहुत सारे सूत्र भी मिलते हैं। अभी मैं रमेश जी से चर्चा कर रहा था कि सम्मेलनों का लाभ क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो देने आते हैं। मैंने कहा आज तक आपने हमने कुछ लिया? बोले नहीं, हम देने आते हैं, हमारा काम देने का है। तो कुछ देने आते हैं, कुछ लेने आते हैं। एक चर्चा बहुत विशेष हो रही थी कल, हम 4-5 ज्योतिष बंधु आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने पूछा आपने ज्योतिष किससे सीखा? उन्होंने कहा मैंने उससे सीखा जिसको आता ही नहीं था। मैंने कहा ये कब पता लगा आपको? बोले ये मुझे तब पता लगा जब मुझे पता लगा कि ज्योतिष है क्या। मैंने कहा इसमें कितने वर्ष लग गए? उन्होंने कहा मुझे 10 से 15 साल लग गए ये समझने में कि उनको ज्योतिष नहीं आता था और मैं उनसे सीखता रहा। तो मैंने कहा आप सीखते क्या रहे? बोले ये भी खास बात है कि वो सिखाते रहे और मैं सीखता रहा, लेकिन पता जब लगा कि ये ज्योतिष नहीं था, कुछ और था। विषय ये है कि हम सीखते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम क्या सीख रहे हैं। संसार में 3 प्रकार के पात्रों की व्यवस्था होती है। एक सामान्य पात्र के रूप में आते हैं, जो आते हैं आपको प्रणाम करते हैं चले जाते हैं। उनकी ना आपसे कोई अपेक्षा होती है, ना आपकी उनसे कोई अपेक्षा होती है, ना आप उसका परिचय जानते हैं, ना उससे संपर्क जोड़ते हैं, ना कुछ और करते हैं। दूसरे लोग होते हैं, दूसरी जो कैटेगरी है वो है विश्वास पात्र, कृपा पात्र की। कृपा पात्र आपके पास आएगा, आपसे कुछ न कुछ लेने के लिए आएगा और आपकी कृपा प्राप्त करके सूत्र रूप में जान करके कुछ न कुछ लेकर के चला जाएगा। लेकिन जो तीसरा विषय है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है विश्वास पात्र। विश्वास पात्र को आपको बुलाना पड़ेगा, वो आपके पास कभी भी चल करके नहीं। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, क्योंकि विश्वास पात्र जो होता है वो ईमानदारी के साथ में अपने काम को करता है, निष्ठा से सीखता है, निष्ठा से जुड़ता है। आज समाज बड़े विस्तार, समाज का खूब बड़ा विस्तार हो गया। 800 करोड़ लोग सारी दुनिया में हैं और अभी युद्ध प्रारंभ है, इजराइल और जो है फिलिस्तीनियों के बीच में युद्ध आरंभ है। मुझे लगता है कि ये युद्ध बड़े विशेष रूप में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, ऐसा दिखाई देने लगा है। और ऐसा दिखाई नहीं, वो जिन योगों में प्रारंभ हुआ है, वो जो योग इस समय मंगल केतु का है, जो शनि की स्थिति है, जो ग्रहों की स्थिति है, वो उसको विस्तार ही करेगी। तो एक तो बड़ा सावधानी से और समझदारी से रहने का समय है कि हम एकजुट होकर के रहें आपस में। एक और विशेषता की बात है कि चक्की जब चलती है तो उसमें सब कुछ पिस जाता है, लेकिन बचता वो है जो धुरी के साथ में लगा रहता है, जो कीली के साथ, जिसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है लेकिन उसमें भी जो बचता है अनाज वो बच जाता है, जो कील के साथ में खड़ा रहता है। ये कील है हमारा सनातन धर्म। कुछ दिनों में, क्योंकि मैं ज्योतिष की चर्चा भी करूंगा, लेकिन एक चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों में सनातन का उन्मूलन करने के लिए लोगों ने चर्चा की। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, अगर आपने अपने पिता को प्रणाम कर लिया, यही सनातन है। आप अपने पिता को पिता कहते हैं, यही सनातन है। आपने इस भूमि पर जन्म लिया है, यही सनातन है। आपने आकाश वायु पृथ्वी के बीच में सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं,
आप अग्नि में बना हुआ भोजन प्राप्त कर रहे हैं, यही सनातन है। आप गले में नेता बन करके माला पहन रहे हैं, यही सनातन है। आप माथे पर तिलक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, अगर आपका सिर मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के सामने झुक गया, यही सनातन है। इसी को सनातन कहते हैं। अपना डीएनए करा करके देखिए कि आपने कहाँ भूल करी है, कहाँ आप भटक गए हैं, कहाँ अपने आप को आपने बदल लिया है, कौन सा ऐसा आपके मस्तिष्क में जीवाणु प्रवेश कर गया जिसने ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि उन्मूलन कर दूंगा इस पृथ्वी से, इस धरती से, वायु का, आकाश का, जल का, अग्नि का उन्मूलन अगर आप कर सकते हो तो ही सनातन का उन्मूलन संभव है, अन्यथा कहीं कुछ भी संभव नहीं है। अपनी बातों को बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बात करनी चाहिए। आप उसका उन्मूलन करने की बात करते हैं जिसमें पैदा हुए हैं। संसार में प्रत्येक प्राणी सनातन के रूप में पैदा होता है। जो सब जायज है, सब सनातन है। जिसमें शंका है वो सनातन से परे है, लेकिन वो क्या है ये भी आपको विचार करना पड़ेगा। तो एक तो ऐसे जब प्रश्न आए तो हमें बिल्कुल मुखर होकर के अपनी बात को रखने का मादा भी रखना है और रखनी चाहिए ईमानदारी के साथ में जाकर के। जहां तक ज्योतिष का प्रश्न है, वेद के 6 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपके पास हाथ हो, पैर हो, नाक हो, कान हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नेत्र नहीं हो तो अपनी जिज्ञासा और अपनी आकांक्षाओं को पूरा कैसे करोगे। तो ज्योतिष वो विज्ञान है जिसके माध्यम से देखा जा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। पीछे भूतकाल की घटनाओं पर चर्चा करते हुए भविष्य का निर्णय आप कर सकते हैं। यही ज्योतिष है, यही सनातन है, यही हमारा वेद है, यही विज्ञान है। और जिसमें ज्ञान पहले समाहित है वही विज्ञान का मूल भी है। ज्ञान सारे संसार की व्यवस्थाओं का मूल है। आज हम चंद्रमा पर चले गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा पर जाने से पहले असफल रहे, 1 बार 2 बार असफल रहे, तीसरी बार सफल क्या हुए। तो जो उसके प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि हमने वेदों की पद्धति के अनुसार उस समय का निर्णय किया तो हम सफल हो गए। तो जो कुछ है हमारे समाज में, जो कुछ हमारे पास ज्ञान है वो हमारे वेदों से हमें प्राप्त है। जहाँ तक ज्योतिष के प्रश्न का विज्ञान है तो ज्योतिष इतना सटीक विज्ञान है कि आप निर्णय कर सकते हैं कि आप डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे कि साइंटिस्ट बनेंगे, अथवा ये बन करके ये करेंगे। ये ज्योतिष के अलावा कोई नहीं बता सकता सारे संसार में आपका भविष्य क्या होगा। एक ही विद्या है पूरे विश्व में, एक ही क्षेत्र है, एक ही विषय है जिसके माध्यम से आप बता सकते हैं, बाकी कुछ नहीं जान सकते। 1000 वर्ष बाद ग्रहण होगा कि नहीं होगा कोई सूत्र नहीं है आपके पास, सिवाय ज्योतिष के कोई सूत्र नहीं है। आज 4 दिन तक यहां भगवान शंकराचार्य के विग्रह की स्थापना हुई ओंकारेश्वर में, और आप देखिए कि माता नर्मदा में इतना जल था कि कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और 3 दिन बाद पुनः करना पड़ा। जब पहली बार शंकराचार्य भगवान आए होंगे ना, निश्चित रूप से इसी प्रकार का नर्मदा जी में जल रहा होगा। और जैसे उन्होंने कमंडल में जल को समाहित कर लिया था, ऐसे ही 3 दिन बाद वो जल कमंडल की तरह समाहित हो गया। ये वही घटनाक्रम चक्र है। काल अपने घटनाक्रम को दोहराता है, वो दृश्य दिखाता है। 1 दिन पहले पर तक तो पुल को टक्कर मार के नर्मदा जी बह रही थी, और 3 दिन बाद में नर्मदा जी ने रास्ता दे दिया कि आओ, और भारत के सनातन के जो संत हैं उन्होंने आकर के उस कार्यक्रम को पूरा किया। तो काल अपने को दोहराता है, ये बहुत विस्तार की बात है। और इस पर जितनी चर्चा करें, मेरे को उपाध्याय जी ने कह दिया था थोड़ा समय का ध्यान रखना। मैंने कहा पहले ही समय की घूंट लगा दिए तो थोड़ा ध्यान करके ही बात कर लेंगे, क्योंकि अपनी बात कहनी है। एक ही सूत्र है, हम सब कुछ करें लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता, अपने वेदों के ज्ञान, पुराणों के ज्ञान। आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे पास ज्योतिष के जितने सूत्र हैं, उन सूत्रों में अगर कहीं कोई ये निर्णय है कि चंद्रमा से सूर्य की दूरी कितनी है, मंगल से बृहस्पति की दूरी कितनी है, इसका वर्णन हमारे पुराणों में है, वेदों में नहीं। पुराणों में उसका वर्णन हमारे यहाँ पर है। इसलिए हमें पुराणों के अध्ययन को भी बढ़ाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पुराणाचार्य हैं, कथाओं के तक सीमित हैं, उससे भी आगे जाकर के हमें उसके अध्ययन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति वेद विज्ञान और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से इस क्षेत्र में आए हैं वो निश्चित रूप से बड़ा काम कर रहे हैं। संतोष जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों का